एक ठुकत के दिए थोड़े बस ना दिए चलो हाँ और वही टिश्यू भी है, वही पोछा एक का ना कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन? उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? उस विलयन का पीएच मान क्या है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन? दैट माने जो कि, टर्म्स माने परिवर्तित कर देता है, TURNS टर्म्स जो कि बदल देता है, रेड लिटमस ब्लू लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देने वाले विलयन का पीएच क्या होगा? हम जानते हैं नीले लिटमस को लाल कर देने वाला है क्या? एसिडिक सॉल्यूशन। उल्टा इसका क्या हो गया? लाल को नीला कर देने वाला क्षारीय विलयन यानी बेसिक सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। और फिर हम जानते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन या उदासीन विलयन, ना एसिडिक हो ना क्षारीय हो, उसका पीएच 7 होता है। द सॉल्यूशन हैविंग द पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज एसिडिक। ऐसा विलयन जिसका पीएच 7 से कम हो वो एसिडिक होता है। तो ये 7 से कम है, एक ये भी एसिडिक हो गया, ये 4 है ये भी 7 से कम है, ये भी एसिडिक हो गया, 5 है 7 से कम है, ये भी एसिडिक हो गया, ये 7 से अधिक है यानी डी इज करेक्ट। ए सॉल्यूशन दैट रिएक्ट्स, वो विलयन जो क्रिया करता है, रिएक्ट्स माने क्रिया करता है, विथ यग शेल, यग के छिलके से, अंडे के छिलके से। अंडे के छिलके का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे के छिलके का, अंडे की खोल का, यग शेल माने अंडे की खोल का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कहते हैं वो विलयन जो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या उत्पन्न करता है? एक गैस बनाता, प्रोड्यूस ए गैस, एक गैस बनाता है जो कि, दैट माने जो कि, टर्न्स जो परिवर्तित कर देता है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। मिल्की माने सफेद, क्या करता है? दूधिया या सफेद रंग का कर देता है। लाइम वाटर का सूत्र है CaOH ट्वाइस, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सफेद बना देता है। सफेद क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है CaCO3 में, तो यह सफेद हो जाता है। यह सफेद रंग का है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेद रंग का होता है, लेकिन इसका पानी जो बहुत हल्का होता है वो रंगहीन होता है। लाइम वाटर, चूने का पानी, चूने के ऊपर जो पानी होता है, इसको चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल को आप रख दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाता है, और ये जो ऊपर पानी आप देखते हो ये क्या होता है? रंगहीन होता है, लगभग हल्का, बहुत हल्का सफेद होता है, देखने में ये रंगहीन मालूम होता है। इसी को हम कहते हैं चूने का पानी। उसका भी सूत्र है CaOH ट्वाइस, और ये जो नीचे बैठा हुआ ये भी है CaOH ट्वाइस। तो ये सफेद दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये ऊपर चूने का पानी है। इस चूने के पानी को आप अलग ले लीजिए इस तरह से। मान लीजिए चूने का पानी है, इसमें आप क्या डालिए? कोई अम्ल डालिए, HCl या H2SO4 या HNO3, कोई भी अम्ल डालिए, एसिटिक अम्ल, कोई भी अम्ल हम डालें। अब याद रखिए, इसको याद कर लीजिए कि किसी भी कार्बोनेट के साथ आपके पास बहुत सी धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, सभी जितनी भी धातुएं हैं उनके जितने भी कार्बोनेट हैं, उन कार्बोनेटों पर अगर हम अम्ल की क्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए, जो चूने का पानी है इसमें हम क्या करें? चूने के पानी में अगर हम प्रवाहित करें इसको, चूने के पानी में क्या करें तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है CO2। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग का होता है।
क्या होता है, सफेद रंग का होता है। ध्यान से देखिए क्या है, ये सोल्यूशन। आप कह रहे हो यज्ञशल, तो ये सोल्यूशन क्या है, वो HCl कोई अम्ल होगा। ये यज्ञशल क्या हो जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट से ये क्रिया करके बनाता है। देखो मूलकों की अदला बदली की है धन मूलक की, ये H यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला गया, सी यहाँ चला, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ये घुलनशील होता है, रंगहीन होता है। और ये बना दिया क्या, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। यह कार्बोनिक एसिड अस्थायी होता है और ये टूट जाता है। कार्बोनिक एसिड बनाता है H2O + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम फिर चूने के पानी में प्रवाहित करें, ये चूने का पानी है। चूने का पानी का मतलब अत्यंत हल्का घोल CaO2 का, बुझे चूने का, जो कि देखने में सफेद नहीं मालूम होता है, लेकिन जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, CO2 गैस, तो ये क्रिया करके क्या बनाता है, CaOH2 + CO2 क्रिया करके बनाता है CaCO3 + H2O। ये सफेद रंग का होता है। ये दूधिया रंग होता है। ये लिख लोगे, रासायनिक समीकरण लिख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी कार्बोनेट हो, चाहे जो भी कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट से लेकर के कोई भी कार्बोनेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जितनी धातुएं पावर साड़ी में पढ़ते हो, सब के सब सभी कार्बोनेट क्या करते हैं, ये कार्बोनेट देख रहे हो, अम्लों से HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, फॉर्मिक एसिड, किसी भी एसिड के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। यह कार्बोनिक अम्ल थोड़ा सा गर्म करने पर हल्की सी ऊष्मा पाता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको पुनः चूने के पानी में प्रवाहित करे तो वो सफेद रंग का यानी कैल्शियम कार्बोनेट फिर बना देता है। ये हो गया। तो क्या सही है, ये HCl विलयन होगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। ये HCl विलयन होगा, इसमें क्या डाला जाता है, ये HCl विलयन है, उसमें ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट यानी अंडे का खोल डाला जाता है। अंडे का खोल क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों रिएक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए। इनको आगे क्लास में इंटरमीडिएट BSc में भी जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल जो आप करोगे केमिस्ट्री के, उनमें सबसे पहले मूलक यही निकाला जाता है। कार्बोनेट का टेस्ट क्या होता है, आप वाइवा देने जाओगे उसमें भी लोग यही पूछते हैं, भाई कार्बोनेट का टेस्ट बताइए क्या है। सबसे पहला यही रहता है, इसको लिख लीजिए। इसको पूरा चूल्हे के पानी में प्रवाहित करें तो वो सफेद रंग के कैल्शियम कार्बोनेट। क्या सही है, ये HCl विलयन होगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। कहाँ गवा ये कौन बनाओगा, है पाओ भी हाँ ये दुटो बता खत्म। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड इन
डाइजेशन माने पाचन, भोजन के पाचन में सहायता करने वाली कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? यूजफुल माने लाभदायक, कौन सी दवा लाभदायक है, यूजफुल है। मेडिसिन माने दवा, कौन सी दवा लाभदायक है, किस प्रकार की दवा लाभदायक है, कौन सी नहीं किस प्रकार की, कौन सी दवा। हम जानते हैं कि हमारे आमाशय में, जिसको हम लोग कहते हैं, ये पाचन में क्या होता है, ये मुख है, या मुंह से आप खाना खाएंगे, ये मुख है। उसके बाद इसको ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नाल, और उसके बाद इसको कहते हैं आप आमाशय। क्या कहते हैं ये? आमाशय या स्टमक कहते हैं। STOMATCH, स्टमक कहते हैं। ये बड़ी सी, जिसको ओझरी देहात में कहते हैं, ये स्टमक होता है। इसमें खाना 2 घंटे 2.5 घंटे तक, 1.5 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक रुका है। इसकी दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, जिनसे एक पदार्थ निकलता है। क्या कहते हैं इसको? ये क्या है? आमाशयिक ग्रंथियां कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आमाशयिक ग्रंथियां कहते हैं। इनसे एक रस निकलता है, जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, आमाशयी रस, गैस्ट्रिक जूस, JUICE, जूस माने रस। गैस्ट्रिक जूस या आमाशयी रस, इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और क्या होता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पानी होता है, और प्रोपेप्सिन होता है। प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन जिसको कहते हैं, प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन होता है। जन माने जन्म देना, पेप्सिनोजेन। ये पदार्थ इसमें होते हैं। ये क्या करता है? HCl क्या करता है? इस भोजन को सड़ने से बचाता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, जीवाणुओं को मारता है, और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। वो पेप्सिन क्या करता है? भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। अब ये HCl अगर ज्यादा निकल गया, मान लीजिए आपने कोई भोजन खा लिया जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, यानी गोश्त, मछली, अंडा ज्यादा खा लिया, तो उसके लिए HCl का श्रवण ज्यादा करना पड़ता है। तो अब ये जब HCl ज्यादा हो गया, तो HCl बहुत ज्यादा हो जाने पर भोजन का पाचन फिर बिगड़ जाता है। अब इस भोजन के का आगे बढ़ेगा, उसका माध्यम फिर क्षारीय होगा। यकृत से रस आता है, पित्त रस, तो छोड़िए। तो यहाँ पर क्या होता है? ये HCl निकलता है। अब HCl की मात्रा बहुत ज्यादा, कभी कभी भोजन को, इन नलियों को निकालना पड़ता है। गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको कहते हैं, जो इसमें ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ये बायोलॉजी में बाद में पढ़ोगे आप। तो ये पाचन में क्या होता है? HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं, इसकी पहचान क्या कहते हैं? धुंधी डकार आती है। लोग कहते हैं मुंह से कुछ ऐसी गैस निकलती है जिसे खट्टी डकार भी कहते हैं। क्यों खट्टी कहते हैं? HCl ये अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं, तो इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। कोई भी क्षार, NaOH, KOH, MgOH, CaOH twice, MgOH twice, CaOH twice, AlOH thrice, ये कोई भी हाइड्रोक्साइड। लेकिन NaOH ये बड़ा तीखा होता है, ये हथौड़ियों को काट देगा। ये भी बहुत क्रियाशील होता है, ये भी हथौड़ियों को काट देता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हो, जिसको चूना, बुझा चूना, ये भी नुकसान करता है। इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। यानी हाइड्रोक्साइड, अम्ल को दूर करने के लिए हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसीलिए इसको कहा था एंटासिड, एंटी एसिड, एसिड को नष्ट करने वाला। जैसे HCl प्लस MgOH ट्वाइस, जिसको डाइजीन आप कहते हो। MgOH ट्वाइस बाजारों में बिकता है, उस पर देखिए सूत्र पर लिखा रहता है MgOH ट्वाइस। ये Mg यहाँ पे H पड़ गया,
HOH बना देता है, और ये Mg यहाँ चला गया MgCl2 बना देता है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये हानिकारक नहीं होता है। यानी ये Cl को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड। ये क्या है? अम्लनाशक। बी। ये एंटासिड है बी वाला। ये तो एंटीबायोटिक लिखा हुआ। देखिए क्या होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को हिंदी में कहते हैं जीवाणुनाशक, जीवाणुओं का विनाश करने वाला जीवाणुनाशक। एंटासिड क्या है? एंटासिड क्या है? अम्लनाशक। अम्लनाशक, अम्ल का विनाश करने वाला। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या? पीड़ानाशक। पीड़ानाशक ये सब रट डालिए, याद कीजिए। एनाल्जेसिक पीड़ानाशक। एंटीसेप्टिक पूर्तिरोधी या घाव भरने वाला। पूर्तिरोधी कहते हैं इसको, यानी घाव भरने वाला, घाव को भरने वाला, भरने वाली दवाई को क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। तो क्या कहोगे? ये एंटासिड सही है। आगे 17वां देखिए। 10 ml of NaOH is neutralized by 8 ml of HCl। कहते हैं 10 ml of HCl is neutralized by 8 ml of HCl। यानी अम्ल को आप जाहिर सी बात किससे न्यूट्रलाइज करोगे? ये NaOH है। NaOH को अम्ल से न्यूट्रलाइज करेंगे। NaOH प्लस HCl बनाता है, क्या बनाएगा? ये H यहाँ आएगा, अदला बदली होगी धनमूलक की। ये बना दिया इसने NaCl प्लस HOH, पानी बन गया। देखिए अब ये देखा है आप इधर, इसमें क्या करना चाहिए? पहले इस समीकरण को आप संतुलित कीजिए। संतुलित करने के बाद देखिए समीकरण संतुलित है। समीकरण के संतुलन का मतलब दोनों पक्षों में, ये राइट साइड होगा लेफ्ट साइड में, प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होनी चाहिए। सोडियम का एक परमाणु, सोडियम का एक परमाणु, देखो क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, ये भी संतुलित है। हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक परमाणु, दो परमाणु, यहाँ H ये भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए। ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, संतुलित है। इस समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। यह समीकरण बताता है कि अगर 1 लीटर NaOH है और 1 लीटर, तो 1 लीटर HCl की आवश्यकता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यानी 1 ml, ये क्या बताता है? इसके लीटर को बताता है। 1 ml ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर 1 ml ऑफ HCl। जरूरत पड़ेगी कैसे, इसको और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये HCl क्रिया करता, मान लीजिए ये MgOH ट्वाइस से। अब देखिए यहाँ MgOH ट्वाइस HCl से क्रिया करके बनाता है, क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस HOH। अब संतुलित कीजिए पहले इसको, तो संतुलित करोगे, इधर Mg1 है, इधर भी Mg1 है। Cl इधर 2 है, तो इधर 1 है इधर, तो यहाँ 2 से आप गुणा करोगे, प्लस 2 टाइम्स HCl। अब यहाँ क्या करोगे? हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर दोगे। ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, संतुलित अब हो गया। अब कहोगे ये है 1 ml मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर करेगा कितने का? 2 ml HCl की जरूरत होगी। 2 ml HCl। यहाँ क्या है? 1 ml NaOH 1 ml HCl के लिए आवश्यक है। अगर इस तरह से होता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता, तो इस दूसरे तरह से लगाते आप, तो कहोगे चूंकि 1 ml NaOH is equivalent to 1 ml HCl, 1 ml HCl, therefore क्या कह रहा है? 10 ml of NaOH। अब यहाँ देखो कह रहा है 10 ml of NaOH, 10 ml of NaOH क्या है? 10 ml of NaOH कह रहा है, ये पूरा करता है किसको? 8 ml HCl को। ये ऐसा क्यों हो गया?
यहाँ आप देख रहे हो 1 ml के लिए, लेकिन अगर इसकी सांद्रता गाढ़ापन बढ़ा दिया जाए, इसका गाढ़ापन कम हो इसका ज्यादा हो, तो जिसका गाढ़ापन ज्यादा होगा उसकी कम मात्रा लगेगी। तो कह रहा है ये इसका गाढ़ापन इस प्रकार है, इसका 1 ml इसके 8 ml के संतुलित करने के बराबर है। तो आप कहेंगे अगर इसके 1 ml के बजाय क्या 10 ml, इसका 10 ml इसके 8 ml के संतुलित करने के लिए है, इसलिए इसका कहता कितना 20 ml अगर हो तो 20 ml आप NaOH विल बी इक्विवेलेंट टू कितना, नीचे वाली गिनती को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए 10 और बगल वाले का गुणा कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, सुन कट गया, बराबर 16 ml। ये आंसर हो गया। क्या हो गया 16 ml। अब देखिए एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या है जो आप इस्तेमाल करोगे, वो इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। वो क्या है दूसरा देख लीजिए। ये नियम है, ये है एक अम्लीय विलयन है, ध्यान से देखिएगा, यह अम्लीय विलयन है। इसकी सांद्रता कहते हैं N1 है, नॉर्मलता उसको कहते हैं। इसका आयतन हो V1 लीटर। एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये तो मान लीजिए HCl रहा, ये NaOH है, ये अम्ल और एक क्षार है, अम्ल और क्षार को उदासीन करना है। इसकी नॉर्मलता है N2, इसका आयतन है V2। तो कहते हैं अगर इसका N1 नॉर्मलता वाला HCl का V1 लीटर उदासीन करता है N2 नॉर्मलता वाले V2 लीटर NaOH को, तो ये नियम है क्या, इसको याद कर डालिए। यदि N1 नॉर्मलता माने सांद्रता कई रूपों में नापी जाती है। लीटर क्या ग्राम प्रति लीटर में, नॉर्मलता के रूप में और मोलरता के रूप में, जैसा कल आपने पीएच वाले पढ़ा मोलरिटी। N नॉर्मलता वाले का यदि N नॉर्मलता वाले V1 लीटर, चाहे V1 ml का V1 लीटर वाला, यदि N नॉर्मलता वाले V1 लीटर के अम्ल को, चाहे अम्ल को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने हेतु माने के लिए, उदासीन करने के लिए N2 नॉर्मलता वाले, इसको रटना याद करना आपको, N2 नॉर्मलता वाले V2 लीटर अम्ल की आवश्यकता होती है, चाहे कहो HCl की या कोई अम्ल हो। ये क्या रहा, अम्ल है तो यहाँ क्षार कहोगे, वाले लीटर के क्षार माने बेस की आवश्यकता होती हो तो क्या कहोगे, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ये सूत्र मिला N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। फिर से देखिए, यदि N1 नॉर्मलता वाले V1 लीटर अम्ल, ये N1 नॉर्मलता वाला V1 लीटर का अम्ल है, इसको उदासीन करने के लिए N2 नॉर्मलता वाले V2 लीटर क्षार की आवश्यकता होती है, तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। इसको याद करना पड़ेगा। कैसे कहोगे, इफ N1 नॉर्मलिटी, इफ V1 लीटर ऑफ N normality solution of HCl is neutralized by N2 normality, V2 liter of N2 normality, if V1 liter of N1 normality
of acid is neutralized by V2 liter of N2 normality of base, then N1V1 is equal to N2V2। यदि N1 नॉर्मलता वाले V1 लीटर अम्ल को उदासीन करने के लिए N2 नॉर्मलता वाले V2 लीटर NaOH की आवश्यकता होती हो तो N1V1 is equal to N2V2। बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, फिर से सुन लीजिए एक बार। यदि N1 नॉर्मलता वाले V1 लीटर HCl को उदासीन करने के लिए N2 नॉर्मलता वाले V2 लीटर NaOH या क्षार की आवश्यकता होती हो तो N1V1 is equal to N2V2 होता है। अब इस सवाल को कैसे लगाओगे? इसकी नॉर्मलता कह रहा है कितना है, N1V1 नॉर्मलता इसकी कितना कह रहा है, ये नॉर्मलता कितनी है इसकी, N1 मान लीजिए कह रहा है N है, और इसकी ये नॉर्मलता नहीं दिया हुआ, इसकी कितना है 10 ml है, कितना 10 ml है। 10 into N1 इज इक्वल टू कितना है, ये N2 नॉर्मलता है और कितना है इसका 8। आगे देखिए, पहले तो कह रहा है कि ये कोई विलेन है जिसकी नॉर्मलता नहीं मालूम है, मान लीजिए N1 है, ये V1 बराबर है कितना 10 ml, कितना है ये वाला N2 इसकी नॉर्मलता है V2 बराबर है 10 ml, इसका HCl की जरूरत कितना पड़ती है, कितना जरूरत पड़ती है 8 ml की। तो यहाँ आपने लिखा ये N1 और N2 नहीं मालूम है तो ये बराबर 8N2 हो गया समीकरण नंबर 1। अगेन अब की दूसरी मर्तबा कह रहा है कि यही नॉर्मल तो N1 ही रहा है और ये 10 के बजाय कितना कर दिया गया, 10 के बजाय नहीं मालूम कितना कर दिया गया, हाँ 10 के बजाय 20 कर दिया गया। तो कह रहा है अगेन N1 गुणे 20 बराबर, और यही नॉर्मलता है N2 गुणे ये नहीं मालूम है V2 तो मान लो ये x है। इसके सहायता से अब लगाओगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब कैसे लगाओगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, चाहे को समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, यार दिए समझो, कुछ नहीं समझो, समझो तो कुछ नहीं समझो, इतना इंपॉर्टेंट ही लिखा हो जाएगा। इसमें इससे भाग दे दिए, ये N2x बटे 8N2 बराबर हो जाएगा इतना 20N1, कितना हो जाएगा 20 N2x बराबर N2x बटे 8N2 बराबर कितना हो जाएगा 20N1, कहा 20N1 बटे 10N1, ये N1 कट गया, N2 कट गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, या x इज इक्वल टू है 10 के 10, 10 दूना 20, ये 8 दूनी 16, x बराबर 16, ये उत्तर हो गया। नहीं समझ में कुछ आवा, फिर से देखो कि बात करने लगो तो कहा समझ में आई। तक कि बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये कोई विलेन है, क्या कह रहा है, एक विलेन है, ये क्या है, कौन सा विलेन है, पहले अम्ल वाला कि क्षार वाला क्या दिया, NaOH का 10 ml, ये NaOH है। एक दूसरा है ये HCl है, ये क्या है HCl, इसका 10 ml, इसके 8 ml में समतुल्य है। ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति कह रहा है कि वही विलेन हो अगर 10 के बजाय 20 ml हो, ये कितना हो जाए, ये 20 ml हो जाए, तो कह रहा है इसका कितना जरूरत पड़ेगा। ये आसानी से आप कह दोगे, ये आपने 10 के बजाय 20 कर दिया तो 8 की वजह से हो जाएगा, बात सही है। लेकिन ये कभी कभी तो ये आसान है, लेकिन हमेशा ये सूत्र आसान नहीं रहता, इसके लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ती है। कैसे वो जरूरत है, ये HCl है, ध्यान से देखिए, का उसी नॉर्मलता उसी सांद्रता वाला
इसकी सांद्रता नहीं मालूम है, इसकी भी नहीं मालूम है, तो मान लीजिए इसकी सांद्रता है N1 नॉर्मलता, और इसका V1 कितना है, V1 बराबर है 10 ml, यही V1 बराबर 10 ml। इसकी नॉर्मलता नहीं मालूम है, मान लीजिए नॉर्मलता N2 है, इसका आयतन है V2 बराबर है 8। अब कह रहा है इसको 10 के बजाय 20 ml कर दिया गया, क्या गया 10 के बजाय 20 कर दिया गया। इसकी नॉर्मलता कह रहा वही रहने दीजिए, ये नॉर्मलता फिर N1 ही रह गई, इसकी नॉर्मलता N2 ही रह गई, आयतन सिर्फ बदल गया। तो कह रहा बताइए अब ये कितना लगेगा, ये नहीं मालूम है कई ml, तो हमने मान लिया x ml लग रहा है, इसी x का मान निकालना है। अब आप कैसे लगाओगे, इस फार्मूले को लिखोगे N1 V1 = N2 V2, 2 बार लिखोगे, कहोगे पहली स्थिति में देखो फर्स्ट पोजीशन में, पहली स्थिति में, पहली स्थिति क्या कह रही है, हम देख रहे हैं क्या N1 V1 = N2 V2, N1 की जगह पर N1 रहने दीजिए, V1 की जगह पर 10 कहोगे, यानी 10 N1 = यहाँ क्या हो जाएगा 8 N2 हो गया, नहीं मालूम, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी स्थिति इसको देखिए, ये सेकंड स्थिति हो गई, सेकंड स्टेज है, उसमें फिर लिखोगे N1 V1 = N2 V2। N1 का मतलब पहले विलेन की नॉर्मलता, पहले विलेन का आयतन, N2 माने दूसरे विलेन की नॉर्मलता, दूसरे विलेन का आयतन, ये हो गया। ये आप इसी को लिखोगे, N1 नहीं मालूम वही है, कह रहा है इसको नहीं परिवर्तित किया गया, जो नॉर्मलता पहले रही वही फिर, लेकिन आयतन में बदल दिया गया। अब 10 के बजाय 20 कर दिया गया, तो हो गया 20 N1 बराबर हो जाएगा, इसकी भी नॉर्मलता कह रहा वही रहा है, ये आयतन बदल गया तो V2 की जगह पे x हो गया, तो x N2 हो गया। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या करोगे आपको x का मान निकालना है। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए, चाहे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दीजिए। किन्हीं 2 समीकरणों में बायां पक्ष बटे बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष बटे दाहिना पक्ष। कैसे लिखोगे, ये देखो 10 N1 बटे 20 N2, 20 N1, 20 N1, देखो 10 N1 20 N1, इसमें इसका भाग दीजिए, बायां बटे बायां बराबर दाहिना बटे दाहिना बराबर 8 N2 बटे x N2। अब ये N1 ऊपर नीचे कट गया, N2 कट गया। अब हम जानते हैं 10 सेकंड में 10, 10 दूना 20, यानी 1/2 बराबर 8/x। 2 भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह, तिरछा गुणा 1 सेकंड में x, 8 दूनी 16। ये इतना लंबा लगाना पड़ेगा, और ये चूंकि इसलिए से आपने कह दिया चूंकि इसका 10 ml बराबर, अगर वो नॉर्मलता बदल देता तब आप चूंकि इसलिए से नहीं लगा पाते, क्योंकि उसने कह दिया वही नॉर्मलता है, इसलिए आपके लिए वहां आसानी हो गया। आप सोच रहे इतना लंबा क्या जरूरत है लगाने की, अगर नॉर्मलता भी बदल देता तब इसी सूत्र की जरूरत पड़ती। अब देखिए एक और है, इन क्लोर क्षार, इन क्लोर अल्कली प्रोसेस क्लोरीन इज लिबरेटेड एट, ये प्रश्न आपको बताया जा चुका है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, ये किस पर लिबरेट होती है, क्लोरीन कहाँ जाएगी, धनोद पर, कहाँ जाएगी, क्लोरीन आइनोड पर, आइनोड माने धनोद पर इकट्ठा। कैसे इकट्ठा होती है फिर देख लीजिए, देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यह नमक का विलयन NaCl, साधारण नमक, इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड आपने ले लिया, एक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, दूसरी को ऋण सिरे से जोड़ दिया, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया। विद्युत धारा इस तरह से बहेगी, ये ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। लिखोगे विलयन में क्या होगा, विद्युत धारा, ये NaCl ये टूट जाता है अपने आयनों में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में,
सी की संयोजकता एक एक है, इसलिए प्लस एक लिथियम सोडियम पोटेशियम फ्लोरीन क्लोरीन की एक यूनिट होता है। अब क्या कहोगे धनोद पर, धनोद पर कौन जाएगा, धनोद पर ये ऋण आवेशित कण आएगा, इधर यह इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको धनोद कहा जाता है, धनोद या आयनोड कहा जाता है इसी को। तो ये आयनोड पर आएगा, धनोद पर Na+1 चार्ज क्या करेगा, ये आयनोड पर कौन आएगा, ऋण वाला आएगा क्लोरीन, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता Cl-1 चार्ज, ये आकर के क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर यह क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन गैस बना देगा। तो क्लोरीन गैस कहाँ मिलती है, आयनोड पर। और ये Na कहाँ आएगा, यहाँ लिखोगे फिर ऐसे किस पर, ऋणोद पर, ये धनोद रहा ना, अब ऋणोद पर। तो ऋणोद पर कौन जाएगा, धनमूलक जाएगा, धनमूलक है ये Na, तो ये Na+1 चार्ज जाएगा, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन आकर के इससे मिल जाता है और इसको सोडियम परमाणु में बदल जाता है। हम जानते हैं कि प्रथम समूह के तत्व लिथियम सोडियम पोटेशियम मीडियम सीजियम बड़े ही क्रियाशील होते हैं, ये तुरंत पानी के साथ, चूंकि विलयन में पानी है, इससे क्रिया करके Na+HOH यह बना देता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि विलयन में चला जाता है, घुल जाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। यह हाइड्रोजन गैस दूसरे हाइड्रोजन तत्व से मिलकर के H2 गैस बना देता है। तो इस तरह से तीन चीज मिलती है, धनोद पर क्लोरीन गैस, ऋणोद पर हाइड्रोजन गैस और विलयन में NaOH, तीन चीजें मिलती है, इसीलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है क्लोर क्षारक के लिए। बस इतना ही आज, क्योंकि क्या है, नेटवर्क बहुत वीक है।